अमरोहा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि एक व्यक्ति घायल है। दरअसल देहात थाना क्षेत्र के कांट रोड पर 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंद दिया था। इसके बाद दंपत्ति समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ था। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। जी सर, हमारे जो भाई थे चचेर भाई और उनकी वाइफ का कल एक्सीडेंट हुआ छाई मिलक के पास। ये शादी में गए थे, उधर से वापसी करते हुए एक कैंटर आ रहा था, पीछे से जो है क्या नाम है बाइक को ठोका और उसके बाद फिर एक दूसरी बाइक भी ठोकी, जिससे जो है हमारे जो भाई की जो पत्नी थी वो तो मौके पे ही ख़त्म हो गई और भाई को जो है कांट के लिए क्या नाम है एम्बुलेंस में ले जाया गया। वो वहाँ जाकर सवार हो गए। मेरठ की सड़कों पर थार से आतंक मचाने वाले अब पुलिस की गिरफ्त में है। मुख्य चौराहों पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। न्यूज 18 की खबर के बाद मेरठ पुलिस एक्शन में आई है और कांग्रेस के पूर्व सांसद हरीश पाल के भतीजे समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता के भाई भतीजे की पिटाई का आरोप है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को सीज कर दिया है और 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कल शाम को ये थाना सदर बाजार में आबुलिन चौकी पड़ती है, वहाँ पर 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी। दोनों पुलिस मौके पर पहुंच के दोनों पक्षों को अपने कब्जे में लिया गया। जो घायल थे उनका मेडिकल कराया गया। हॉर्न बजाने को लेकर जो थार में कुछ लड़के सवार थे उनके द्वारा जो बेलेनो कार में सवार थे उनके साथ मारपीट की गई है और इसमें जो थार है वो हमने सीज कर लिए और इसमें टोटल 3 लोग हिरासत में लिए गए। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में आपसी रंजिश में 3 दोस्तों ने एक लड़के की हत्या कर दी। पैसों के लेन देन और निजी विवाद की वजह से मौत के घाट उतारा। भीमनगर में रहने वाला शिवम गुड़गांव में शराब की कैंटीन में काम करता था। पुलिस के मुताबिक शिवम का उसके दोस्तों गौतम, रंजीत और मनीष के साथ पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का है। शिवम छुट्टी लेकर घर आया तो मनीष उसे बहाने से बुलाकर अपने साथ ले गया। वहां पहले से मौजूद गौतम और रंजीत ने बहस के दौरान गुस्से में आकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। गौतम ने शिवम से मनीष को साथ लाने के लिए कहा। वहीं पर रंजीत को भी बुला लिया था। बातों बातों में शिवम उर्फ छोटू ने गौतम की बहन के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और आवेश में आकर हाथ में लिए हथियार से मनीष, गौतम व रंजीत ने शिवम की हत्या कर दी। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी में खेलते समय बच्चा टब में गिर गया। टब में भरे पानी में डूबकर बच्चे की जान चली गई। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर टांडा गांव की है। दंपत्ति अपने 2 बच्चों को घर में छोड़कर खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान 1 साल के मासूम की टब में पानी में गिरकर मौत हो गई। संत कबीर नगर के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने 7 साल की बच्ची के गले में फंसे सिक्के को निकालकर बच्ची की जान बचाई है। दरअसल दुधारा थाना क्षेत्र के बाकरगंज गांव की रहने वाली 7 साल की बच्ची ने खेलते खेलते सिक्का निगल लिया। सिक्का बच्ची के गले में फंस गया था। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने गले से सिक्का निकालकर बच्ची की जान बचाई। मैं डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो मेरे पास जनरली इमरजेंसी से कॉल आती है, जो बच्चे खेलते खेलते मुंह में सिक्का ले करके और निकल जाते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, अपने आप से कभी कभी नीचे चला जाता है। तो सबसे नैरोएस्ट पार्ट जीआई का होता है यहाँ पे क्रिकोफेरिंग्स। तो पीछे क्रिकोफेरिंग्स होता है और आगे ट्रैकिया होती है, वहाँ से ट्रैकिया की भी शुरुआत होती है। तो जनरली क्रिकोफेरिंग्स में आ करके सिक्का फंस जाता है, जो कि हमारे जीआई का सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है। तो कई बार वहाँ पे सिक्का फंसा रहता है और आगे नहीं बढ़ता है, तो उसको हम लोग जो है बेहोशी दे करके और इंस्ट्रूमेंट से मैगिल फॉरसेप्स से निकालते हैं। अंबेडकर नगर में भूमाफिया ने जालसाजी कर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जमीन बेच दी और जब बैनामा कराने वाले ने उस पर निर्माण शुरू किया तो हड़कंप मच गया। जमीन के केयरटेकर ने निर्माण रोकने के लिए प्रशासन से शिकायत की तो आनन फानन में निर्माण रुकवाया गया। डीएम ने
जांच के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम बना दी है। टीम में एसडीएम आलापुर और एसडीएम जलालपुर को रखा गया है। सर, ये पूर्व मुख्यमंत्री के माताजी के नाम थी, जो 1986 में मृत्यु हो गई और उनके जमीन 2024 में ऑनलाइन वरासत की गई। और सर, ये कुछ लोग जो है गांव का ये विपरीत तरीके से उसको जो है अपने नाम बैनामा करवा लिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री दिग्विजय सिंह देखिए, ये जमीन जो है जनपद अंबेडकर नगर की जो तहसील आलापुर है, वहाँ के महुआ गांव में है और इस जमीन में फ्रॉड किए जाने की या धोखाधड़ी करके बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हुई है और वो उन्होंने जाकर सब रजिस्ट्रार जो वहाँ के आलापुर के हैं उनके कार्यालय में भी जाकर वहाँ पर उसको अभिलेखों को देख रहे हैं और निश्चित रूप से काफी हद तक इन्होंने इसको देख लिया है। जांच पड़ताल प्रारंभिक दौर की पूरी हो गई है और अगले 2 दिन के भीतर जो है हम इसको कंप्लीट कर देंगे और इसको आवश्यक कार्रवाई के लिए जो है इस पे अमल में लाएंगे। जौनपुर के अटाला मस्जिद मामले में आज जिला कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की राय सुनने के बाद आदेश के लिए फाइल को सुरक्षित रख लिया है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 5 अप्रैल संभावित है। मस्जिद का मुकदमा मुनसफ शहर की अदालत में लगा हुआ था जो है, और उसमें WS दाखिल करने के लिए मुस्लिम पक्ष को औसत न्यायालय द्वारा पूर्व में दिया जा चुका था। और मुस्लिम पक्ष द्वारा आज अपना WS दाखिल नहीं किया गया, जिस मामले को लेकर के हमने न्यायालय से रिक्वेस्ट किया कि मुस्लिम पक्ष लगातार मामले को विलंबित किया जा रहा है और अपनी WS दाखिल नहीं कर रहा है, जिसके लिए मुस्लिम पक्ष की WS दाखिल करने की अपॉर्चुनिटी समाप्त कर दी जाए। हरदोई में पुलिस ने गंगा एक्सप्रेसवे से लोहा चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 47,000 रुपए बरामद किए गए। मामला 23 फरवरी का है। शाहजहांपुर के ठेकेदार सियाराम ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य से 45 लोहे की प्लेटें और 7 सोल्जर चोरी हो गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गोविंद उर्फ अभिषेक वर्मा, रोहित उर्फ और साबान शामिल हैं। तीनों लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। कानपुर के जाजमऊ में हाईवे पर अचानक एक पिकअप पलट गया। बाइक सवार 2 लोग पिकअप की चपेट में आने से बचे हैं। पिकअप पलटने की वजह से सड़क पर जाम लग गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पिकअप चालक को पिकअप से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। पिकअप उन्नाव से पुरानी बैटरी लादकर कानपुर जा रहा था। थाना जाजमऊ के चेक पोस्ट के पास यह हादसा हुआ। बागपत पुलिस ने हथियार तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 8 पिस्टल बरामद की हैं। पकड़े गए 7 पिस्टल के 32 बोर के हैं, जबकि एक पिस्टल 9mm की बताई जा रही है। पकड़े गए बदमाश सोशल मीडिया साइट का सहारा लेकर अपना नेटवर्क चला रहे थे। बदमाश अब तक 20 से ज्यादा डिलीवरी दे चुके हैं। यह हथियार तस्कर गैंग नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हथियार सप्लाई करने का काम कर रहा था। यहाँ पे खरीद फरोख्त चल रही है, तो ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि इस रेंज में ऑपरेशन भी चल रहा है, ऑपरेशन शस्त्र के नाम से। उसी में हमारी टीम निरंतर कार्य कर रही थी कि कहीं अवैध शस्त्र की खरीद फरोख्त हो रही है, उस पर काम किया जाए। और उसी के क्रम में कल हमारी सर्विलांस टीम को सफलता मिली है। इसमें 5 अंतर्राज्यीय जो शस्त्र की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का हमने पर्दाफाश किया। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बरेली में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर हमला करना दबंगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने हमला करने वाले 3 सगे भाइयों को उनके चाचा समेत गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चारों लड़के रंगड़ाते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। दरअसल ऑपरेशन खोज के तहत पुलिस टीम रामनगर रोड पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान रामनगर रोड की तरफ से एक बाइक आई, लेकिन बाइक दूसरे लोगों को उतारकर पीछे मुड़कर चला गया। पैदल आ रहे शख्स से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अभद्रता करनी शुरू कर दी। इसके बाद अपने भाई और चाचा के साथ मिलकर पुलिस पर पथराव किया।
यौन उत्पीड़न के आरोप में सीतापुर जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की वॉइस सैंपलिंग कल होगी। पुलिस उन्हें सीतापुर जिला जेल से लखनऊ के एफएसएल ले जाएगी। एक महिला नेता ने 17 जनवरी को सांसद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। महिला ने सांसद से हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपा था। हालांकि सांसद ने पहले ही इन ऑडियो में अपनी आवाज होने की बात स्वीकार कर ली थी। दुष्कर्म के आरोप में सीतापुर जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को कल सैंपलिंग के लिए लखनऊ ले जाया जाएगा। बता दें कि आपको सीतापुर जेल में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पिछले 2 महीने से बंद है। कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस सांसद राकेश राठौर को लखनऊ ले जाएगी और लखनऊ से इस विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिली तारीख के मुताबिक कल मंगलवार यानी 4 मार्च को पुलिस जो है कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को सीतापुर जेल से लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला आवाज की सैंपलिंग के लिए ले जाएगी। हालांकि जो ऑडियो सबूत के तौर पर महिला ने दिया था उसको कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने अपना ही बताया है। राम मंदिर पर हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़े गए संदिग्ध अब्दुल रहमान को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करवाने की प्लानिंग कर रही थी। इसके लिए आईएसआई ने अब्दुल रहमान को तैयार किया था। अब्दुल रहमान आईएसआई के टच में था। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साजिश के तहत अब्दुल ने कई बार राम मंदिर की रैकी की थी और तमाम जानकारी पाकिस्तान आईएसआई के साथ साझा भी की। फैजाबाद से ट्रेन से अब्दुल पहले फरीदाबाद पहुंचा था। आतंकी अब्दुल रहमान को फिर एक हैंडलर्स ने हैंड ग्रेनेड दिए जिसे वापस लेकर ट्रेन से अयोध्या जाना था। हालांकि प्लान सफल होता उससे पहले सेंट्रल एजेंसियों के इनपुट्स के आधार पर गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकी को दबोच लिया। न्यूज 18 की टीम संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के घर मिल्कीपुर के मचनाई गांव पहुंची। न्यूज 18 ने अब्दुल रहमान के पिता से बातचीत की। अब्दुल के पिता ने बताया कि अब्दुल का कुछ दिन पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। 4 दिन पहले दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में शामिल होने के लिए गया था। बेटा निर्दोष है। हरियाणा के फरीदाबाद से गुजरात एसटीएफ ने एक संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। इस समय हम उसके घर पे हैं। उसका घर थाना इनायत नगर के मजनाई गांव में है। ये अब्दुल रहमान का घर है। इनके पिता जो है वो किचन शॉप चलाते हैं। ये उनका घर है अब्दुल रहमान का, जिसे गुजरात एसटीएफ गिरफ्तार किया है। फिलहाल हमारे साथ उनके माता पिता है। हम जानकारी करेंगे कि उनका बेटा अब्दुल रहमान जो है वो किस तरह गतिविधियों में शामिल था, उनको क्या जानकारी थी और वो कहाँ गया था। तो जिस तरह से ये गुजरात एसटीएफ ने वो गिरफ्तार किया है, माना ये भी जाता है कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी में भी इसका हाथ था। अब था कि नहीं था ये तो अलग की बात है, लेकिन हम इनको जानकारी करेंगे। पिताजी अबुल बकर हमारे साथ हैं। अबुल बकर जी, आपके बेटे की गतिविधियां बचपन से लेकर अब तक क्या रही हैं? एकदम ठीक, कुछ भी उसके अंदर ऐसा नहीं था, न नशा पत्ती न कुछ नहीं। वो बीमार रहता था। वो बीमार, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो दिल्ली कब गया था वो? अभी परसों। किस लिए? वही मरकज निजामुद्दीन में मस्जिद है ना, वहाँ पे। आपको जानकारी कैसे मिली? वो बुलाया था ना उसके साथ हमको, यानी यहाँ पे बता के गया कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली मरकज में, परसों आ जाऊंगा। तो यहाँ के मंजनाई के एक लड़के के साथ में गया था। तो कभी आपको कुछ शक नहीं हुआ? कभी कुछ भी नहीं, अभी आज तक अभी तक हमको कुछ खबर नहीं। मतलब उनकी माता जी भी यहीं से बात करते हैं। माता जी, बचपन से आपको पाला पोसा है, हाँ। कभी आपको लगा कि हमारा बेटा ऐसा कुछ कर रहा है? नहीं लगा, कभी नहीं लगा। वो कभी ऐसा करता ही नहीं था। वो बीमार रहता था, उसको दवा कराई बहुत दिन तक। उसके दिल में छेद था ना, ऑपरेशन हुआ है। कभी ऐसा काम नहीं किया। नहीं, एसटीएफ ने पकड़ा है तो कुछ न कुछ तो होगा, क्या लग रहा है? हाँ, लेकिन हमको नहीं मालूम सर कि क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए भतीजे आकाश आनंद को बसपा से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने आकाश आनंद को कल 2 मार्च को पार्टी के सभी अहम पदों से हटा दिया था। अब बसपा चीफ मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकालने की जानकारी दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित, अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था।
जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आईएएम और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर जिस तरह से प्लान तैयार किया था और अधिकारियों को निर्देश दिए थे उसकी पूरी जानकारी दी। सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन पर खुशी जाहिर की और महाकुंभ में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार जताया। सीएम योगी ने महाकुंभ में हुई भगदड़ का भी जिक्र किया और अखाड़ों की तरफ से किए गए सहयोग को लेकर आभार जताया। स्नान प्रातः 4 बजे से होना था, लेकिन स्टैम्पेड की घटना के बाद सभी अखाड़े तैयार थे, लेकिन मैंने 3 बजे प्रातः उनसे अनुरोध किया कि स्नान को कुछ देर आपको स्थगित करना पड़ेगा क्योंकि एक घटना घटित हुई है। घटना पैनिक न हो इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनके उपचार भी करवाए, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया पहले क्योंकि घटना पैनिक न हो। क्योंकि हमारे पास उस समय 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ श्रद्धालु और संत उस समय प्रयागराज में मौजूद थे, मेला क्षेत्र में, प्रयागराज सिटी में। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए फिर यहाँ से स्वयं हम लोगों ने कंट्रोल करना प्रारंभ किया। अधिकारीगण मौके पे मौजूद थे, इन चीज़ों को हम लोग लगातार उन चीज़ों को करने लग गए और फिर उनका स्नान, चूँकि मुहूर्त 29 को पूरे दिन भर था, तो फिर दोपहर 12 बजे तक उनको लिए संगम नोच खाली करवा करके वहाँ पे उनके स्नान की तैयारी की गई और फिर 3 बजे से 2-2:30 बजे से उनका स्नान प्रारंभ हुआ 13 के 13 अखाड़ों का और अन्य संतों का। एक प्रेशर संतों का स्नान करने का था, दूसरा श्रद्धालु सकुशल स्नान करके निकल भी सके, यह एक आयोजन था। लखनऊ में सीएम योगी ने हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ बैठक की है। इस बैठक में हाउसिंग डिपार्टमेंट के अफसर मौजूद रहे। तो हाउसिंग डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ यहां पर बैठक की गई। तमाम अफसर यहां पर इस दौरान मौजूद रहे। सीएम योगी ने हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ ये बैठक की। हाउसिंग डिपार्टमेंट के अफसरों को यहां पर इस बैठक में निर्देश दिए गए। महाकुंभ को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान सामने आया। एसपी सिंह बघेल ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सरकार की तारीफ की है। उन्होंने इस आयोजन को चुनावी दृष्टिकोण से न देखने की बात कही है। ये सनातन धर्म अवलंबियों का भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाजों एवं मान्यताओं की पुष्टि करने वाला ये त्यौहार रहा है। आस्था की डुबकी लगभग 63 करोड़ लोगों ने लगाई है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति जिन्होंने लगातार मॉनिटरिंग की है और 5 साल की मेहनत दोनों सरकारों की और अधिकारियों की मेहनत का ये फल है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज मथुरा के दौरे पर रहे। उन्होंने केसी घाट पर यमुना जी की आरती की। इस दौरान उनकी पत्नी, बेटी, दामाद और परिवार के दूसरे लोग भी साथ रहे। इससे पहले मथुरा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यमुना की सफाई को लेकर पूछे गए सवाल पर ओम बिरला ने कहा कि यमुना की स्वच्छता के लिए व्यापक अभियान चल रहा है, जल्द ही यमुना साफ होगी। गंगा यमुना सब स्वच्छ हो, अविरल धारा हमें नई ऊर्जा देती है। मैं जमुना की इस पवित्र धरती पर जमुना को नमन करता हूँ। सबका कल्याण करें। सर, जिस तरह से यमुना पॉल्यूशन का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है अभी भी
मथुरा में होली के दौरान मुस्लिमों की एंट्री बैन को लेकर घमासान छड़ा हुआ है। कई साधु संतों ने वृंदावन में होली के दौरान मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, सभी धर्मों का हम सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। हमारी सोच, हमारे विचार में जाति धर्म पर बांटकर पॉलिटिक्स ना हो। इस तरह की पॉलिटिक्स से सामाजिक भाईचारे को नुकसान होता है। हम सब लोग, खास तौर से समाजवादी पार्टी, हमारी पार्टी हमेशा इस सोच की रही है कि सभी धर्मों का सम्मान करके हम चलें, सभी जातियों का सम्मान करें। होली इस देश की सांस्कृतिक परंपरा और भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है और इसको इस देश ने सदियों से सबने मिल करके मनाया है और आगे भी मनाएंगे। महाशिवरात्रि के बाद एक बार काशी में साधु संतों का जमावड़ा होने जा रहा है। होली से पहले साधु संत 75 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यात्रा 8 या 9 मार्च को शुरू होगी और 5 पड़ावों से गुजरते हुए 5 दिन में संपन्न होगी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से यात्रा की शुरुआत होगी और यहीं पर आकर खत्म भी होगी। मैं समझता हजारों की संख्या में हमारे संत महात्मा नागा सन्यासी है, भक्तगण है, सभी इसमें हिस्सा लेंगे और हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी, ज्यादा समय न लेकर के बहुत जल्दी इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कब से उम्मीद की जाए शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हम 8-9 मार्च से इसकी शुरुआत करेंगे और देखिए ये काशी है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है और यहाँ पे आप जो भी छोटा सा भी पुण्य करती है, हजारों गुना उसका लाभ प्राप्त होता है। महाकुंभ के दौरान रामनगरी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। 14 जनवरी से 26 मार्च तक अयोध्या में हर रोज 8 से 10 लाख लोगों ने दर्शन पूजन किया। लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु प्रवेश द्वार पर ही अपने जूते चप्पल निकाल दिए, लेकिन भीड़ के चलते उनकी निकासी गेट नंबर 3 से हुई। उसके बाद अपना जूता चप्पल लेने वो उस प्रवेश द्वार पर नहीं जा पाए, लिहाजा रामपथ पर लाखों की संख्या में जूते चप्पल इकट्ठा हो गए और नगर निगम को जूते चप्पल उठाने में पसीने छूट गए। हालांकि उन जूते चप्पलों को अब नगर निगम ने एक जगह पर रखवा दिया है। जिसे जरूरत हो वो उन जूते चप्पलों को ले जा सकता है। महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आए। ऐसे में जब वो रामलला का दर्शन करने जा रहे थे तो प्रवेश द्वार पर उन्होंने अपने चप्पल जूते निकाले, लेकिन भीड़ के चलते प्रशासन ने उनकी जो निकासी था वो गेट नंबर 3 से किया और लिहाजा ये हुआ कि सारे श्रद्धालु अपने जूते चप्पल लेने वापस नहीं आ सके। रामलला का दर्शन करने के बाद उनको 3 नंबर गेट से निकाला गया और 3 नंबर गेट से जब वो निकले तो अपने जूते चप्पल वापस लेने के लिए उस गेट तक नहीं पहुंच पाए। और मामला ये भी हुआ कि नगर निगम को उस जूते पर उठाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रॉली से उठाकर चप्पल को इस सेंटर में लाया गया। आप देख रहे हैं कि इस दफ्तर में जूते चप्पल रैक में रखवाए गए हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और अपने चप्पल उठा नहीं पाए। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया है। सांसद वर्ग के मोहल्ले दीपासराय में उनके घर के पास नई पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। चौकी के निर्माण की शुरुआत के मौके पर आज लड्डू बांटा गया। 1000 स्क्वायर फीट एरिया में पुलिस चौकी बन रही है। ये इलाका आतंकवाद और अपराध से प्रभावित रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए नई चौकी बनाई जा रही है। आज जेसीबी से पुलिस चौकी की नींव खोदी गई। संभल का दीपासराय मोहल्ला अपराध की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मोहल्ला रहा है। यहाँ अतिवादी संगठन के काफी अपराधी, साथ ही सक्रिय पेशेवर अपराधी के साथ ही तस्कर निवास करते हैं, जिनकी निगरानी के लिए चौकी की आवश्यकता थी, जिनसे इन अपराधियों पर निगरानी रखी जा सके, साथ ही रोकथाम किया जा सके। यह प्रस्तावित चौकी लगभग 1000 स्क्वायर फीट की एरिया पर बन रही है। आज पैमाइश के पश्चात इसकी नींव की खुदाई की जा रही है। शीघ्र ही चौकी का निर्माण कार्य पूर्ण करा जाएगा।